यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां रहेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है 2026 में, उसके लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो 2026 को एग्जाम जो होना है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट नंबर 7 है, राइट। करीब यहाँ पर 5 या 4 पेपर जो मैं करीब दिखा चुका था, उसके बाद का पेपर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पेपर बचा है वो मैं आपको यहाँ से पेंडिंग वाले पेपर बाद में करा दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो लेटेस्ट होगा वो पहले, और बाद में यहाँ पर जो बचे हुए पेपर है उसको एक साथ करा देंगे, राइट। जैसे 7वां है उसके बाद में कराएंगे 8वां नंबर टेस्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमिक है उसको यहाँ पर टेस्ट है, यहाँ पर राइट। टेस्ट कोड यहाँ पर 6316 यहाँ पर देखो सिलेबस पूरा दे रखा है, क्या क्या सिलेबस इसके यहाँ पर आपको कवर होगा इसमें, इन 100 क्वेश्चनों में को लेकर के, ठीक है। ये सब सिलेबस यहाँ देख सकते हो। इन सिलेबस के साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पर सिलेबस रखा है ना। यहाँ पर देख करके जो भी बुक नोट्स है आपके पास, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो क्या होगा, 100 क्वेश्चन ये, और प्लस जो यहाँ से आप जितने सिलेबस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिस करोगे तो करीब 100-150 क्वेश्चन और हो जाएंगे, करीब 250-300 क्वेश्चन आपके इन सब चीज़ों से कवर हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इसमें बोला है किसी ग्रामीण क्षेत्र में मीना को एक केवल बुआई और कटाई ऋतु में दौरान खेतों के काम मिलता है। वो शेष वर्ष जो होता है समय में गैर कृषि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वह किसी लाभकारी कार्य में संलग्न नहीं रहती है। तो वो स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के किसी विशेष मौसम में जो दौरान देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है उसको, जैसे कि यहाँ पर कृषि में है ना, उसमें बर्फ बनाने वाले कारखाने होते हैं, तो क्या होगा सर्दी के दिनों में यहाँ पर उसको यूज नहीं होगा उसका, ठीक है। हॉलीडे यहाँ पर रिजॉर्ट होते हैं, राइट। और आदि उत्पादन के यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ वो सब यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं, राइट, आती हैं, राइट। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें यहाँ पर विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे कि यहाँ पर भारत में जनसंख्या का एक यहाँ पर बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा होता है, और कृषि यहाँ पर एक मौसमी गतिविधि के कारण यहाँ पर इसमें लगे जो लोग वर्ष भर यहाँ पर रोजगार इनको नहीं मिल पाता है, वो क्या होगा, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है आपकी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सुर्खियों में देखी गई एआई किरण पहल क्या है। एआई किरण पहल जो है ये देखो भारत सरकार द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस एआई, इसके क्षेत्र में महिलाओं के साथ साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से एआई किरण क्या है पहल शुरू की है, ठीक है। ये पहल भारत सरकार और वैश्विक संगठन की साझेदारी करने के लिए यहाँ पर जो शुरू की गई थी। एआई किरण मेंटरशिप यहाँ पर वित्तीय सहायता और यहाँ पर पहुंच ब्लॉकचेन सत्यापित पहचान तकनीक है उसको सुविधाओं को आसान बनाना। इसका उद्देश्य होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा की संधारणी जैसी सेवाएं उसको लेकर के, महिलाओं को लेकर के जीवंत और जो मुद्दे होते हैं वो जो क्षेत्रीय जो एआई समुदाय का निर्माण होता है वो करना, ठीक है। तो ये इसका टारगेट होगा। यह पहल एक समावेशी और बहुक्षेत्रीय जो एआई समुदाय है उसके निर्माण की दिशा में एक कार्य कर रही जो पहल है उसको लेकर के प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, ठीक है। यह पहल जो मंथन प्लेटफॉर्म है उस पर शुरू की गई है, और जो भारत के पेशेवर छात्रों के यहाँ पर शोध करता है, राइट, उनको लेकर के यहाँ पर दर्शक के लेकर के सुविधाओं का उपलब्ध करेगी, ठीक है। तो ये सब बातें कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या होगा दूसरे का आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला फ्रेम 2 मिशन क्या है। फ्रेम 2 मिशन क्या है, ये न्यूज़ में रहता है हमेशा, क्यों। देखो यहाँ पर फ्रेम 2 मिशन है, ये एक मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन जो अंतरिक्ष है उसी यान को माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, राइट। ये फ्रेम 2 मिशन इसका 16वां मानव युक्त मिशन है, जिसमें यहाँ पर समग्रता पुनः प्रयोग जो क्रू ड्रैगन है इसका प्रयोग किया गया था। और क्रू ड्रैगन एक जो डम ग्रॉब जो आकार का एक अंतरिक्ष यान होता है जिसे स्पेसएक्स के नासा के वित्तीय सहयोग से विकसित यहाँ पर किया गया है, और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को अपने अंतरिक्ष यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है उस तक ले जाने में वापस करने की लाने जाने की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बात और, जो फ्रेम 2 है, राइट, ये प्रमोचित कर दिया गया, और यहाँ पर इसके तहत 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐतिहासिक तौर पर 3 से 5 दिन के बीच में यात्रा का एक ले जाने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों को ऊपर भेजा जाएगा इससे, ठीक है। इस मिशन के दौरान 22 वैज्ञानिक का प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें से एक प्रयोग अंतरिक्ष में पहली बार मशरूम उगाने की खेती से संबंधित होगा ये, ठीक है। तो याद रखना है, आंसर यहाँ से इसका क्या होगा, तीसरे का बी करेक्ट है, राइट। एक बात और, यह मिशन पृथ्वी के ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसके ऊपर उड़ान भरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक एक पॉइंट यहाँ से इसको नोट करते जाना। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये टेस्ट नंबर आपका जो भी हो 7वां 6वां 5वां जो भी टेस्ट चलो, आपको क्या A4 पेपर लेके बैठना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते रहते हैं, आपको डालना टेस्ट नंबर ऊपर,
मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं उतने आपके सीट बना लेनी है A4 पेपर की, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिलते हैं आपको नोट करते रहना है, कौन सा टेस्ट में था, क्या है, कहाँ देखा था, वो सब ऊपर इतने में लिख डालो। उसके बाद पूरा अपना की पॉइंट सब नोट कर लो, राइट। जब एग्जाम आएगा तो इन सब चीज़ आपको भले ही तो PT 365 पढ़ो, मेंस 365 कुछ भी पढ़ो, ये जो आपने खुद से पढ़ाई आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे जब पेपर आप देने जाओगे उस टाइम पे, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ आपको करते रहना अभी से। आप दिखा भी सकते हो कि मैंने कैसा बनाया है, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है, अपना रिव्यू कराने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जो देखा गया केप टाउन अभी समय क्या है। केप टाउन अभी समय जो है ये राज्यसभा में वायुयान जो था उसकी वस्तुओं के हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया गया था। इसके उद्देश्य से इसे केप टाउन अभी समय मोबाइल उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय हित को लेकर अभी समय और वायुयान उपस्कर विशिष्ट मामले को लेकर के प्रोटोकॉल के अनुरूप बताता है, ठीक है। पहला पॉइंट थोड़ा सा कठिन है। सेकेंड पॉइंट सिंपल से समझते हैं। देखो ये विधेयक जो है वायुयान जो हमारी वस्तु है उसमें हित संरक्षण को प्रदान करने के लिए मांग करता था। ये विधेयक मोबाइल उपस्कर जो की अंतर्राष्ट्रीय जो हित हैं उस पर अभी समय तथा यहाँ पर जो वायुयान के उपस्कर जो यहाँ पर विशिष्ट मामले होते हैं मोबाइल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हित पर अभी समय प्रोटोकॉल को लागू करने का प्रयास करते हैं उसमें यहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। केप टाउन अब समय क्या पर कुछ बारे में देखते हैं। एक बात और यहाँ से, ये अब समय जो है नवंबर 2001 में केप टाउन में आयोजित किया गया था, इस वजह से केप टाउन बोलते हैं, ठीक है। और ये इस सम्मेलन में अपनाया भी गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन जो संगठन है ICAO और निजी संगठन जो यहाँ पर एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है UNIRDOIT उसने मिलकर यहाँ पर इसको स्थापित किया था, ठीक है। ये भी समय का उद्देश्य होगा कि जो उन समस्याओं का समाधान करना जो वायुयान इंजन हेलीकॉप्टर और एयर स्पेस जैसी यहाँ पर परिसंपत्ति को अधिकार को प्राप्त करने में आती है, क्योंकि इनकी जो कोई नियत भौगोलिक स्थिति नहीं होती है, इस वजह से क्या है ये समाधान करने के लिए शामिल होंगे, ठीक है। भारत इस जो अभी समय का हस्ताक्षर करता है, मतलब भारत जो है इसका एक जो हस्ताक्षर करता मेंबर है, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ पर भारतीय संसद में इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान विधि के अनुसार यदि कोई कंपनी दिवालियापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दे तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है किससे संबंधित है, कहाँ पे हुआ था, पहली बार कब हुआ, ठीक है, और इससे क्या टारगेट होगा, ये सब बातें आपको याद रखना है। फोर्थ का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित देशों में से कितने यहाँ पर जो बिमेस्टिक बहुक्षेत्रीय तकनीकी है और आर्थिक सहयोग क्षेत्र है बंगाल के लिए खाली पहल के सदस्य राष्ट्र हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर ये एक तो देखो एक हो जाएगा यहाँ से ये कि देखो जो बिमेस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन था ये बिमेस्टेक सम्मत जो लचीला और खुला थीम के साथ यहाँ पर थाईलैंड की जो अध्यक्षता उसमें यहाँ पर संपन्न हुआ था, ठीक है। थीम आपसे पूछ सकता है क्या इसकी थीम है, थीम इसकी है बिमेस्टेक जो है सम्मत लचीला और खुला, ठीक है। बिमेस्टेक के क्षेत्रीय यहाँ पर तकनीकी और आर्थिक यहाँ पर सहयोग बंगाल की खाड़ी की पहचान है, ठीक है, करना, राइट। और यहाँ पर ये जो एक क्षेत्रीय संगठन है इसकी स्थापना 1997 में क्या की गई थी और 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ की गई थी, ठीक है। इसी प्रारंभ में BIS BIST, ठीक है, और EC बिस्टिक ऐसे करके यहाँ पर से जानते थे। इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाने जाते थे और 4 सदस्य यहाँ पर गठित यहाँ पर किया गया था। इसको मुख्यालय ढाका था, ठीक है, बांग्लादेश। सदस्य यहाँ पर कुल देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो से केवल 4 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। कितने यहाँ से 4, कौन कौन सा इसमें, बांग्लादेश हो गया, राइट, भारत भूटान यहाँ पर नहीं दे रखा है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड इसमें है ये, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, नेपाल, हाँ इसमें कितने 3 और 2 5, हाँ इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर मलेशिया इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो केवल 5 होंगे यहाँ से, कितने होंगे 5 यहाँ से होंगे, ठीक है, 4 नहीं केवल 5 इसमें। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखो सबको अलग अलग प्राथमिक क्षेत्र भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 इसके जो देश हैं इसको अलग अलग सबके प्राथमिक क्षेत्र दे रखे हैं कि क्या यहाँ पर आप इसमें नेतृत्व कर सकते हो किसको लेकर के। जैसे कि बांग्लादेश को क्या दे रखा है कि व्यापार और निवेश को लेकर के, ठीक है, और भूटान को दे रखा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर के, राइट। पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए यहाँ पर दे रखा है कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट को लेकर नेपाल में, ठीक है। कृषि और जो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा है उसको लेकर म्यांमार को दे रखा है, ठीक है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो नवाचार है उसको लेकर के श्रीलंका को दे रखा है, राइट। थाईलैंड को क्या दे रखा है, कनेक्टिविटी, और भारत को क्या दे रखा है, सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कहीं आपको मिलेगा नहीं, आप गूगल सर्च करोगे सब क्या सर्च करके चीज़ें सर्च करोगे, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो मुझे पता लेकिन सर्च नहीं कर सकते, क्या यहाँ पर इसको सर्च करना है, किसके माध्यम से हमको वो चीज़ ढूंढ पाए। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें इस वजह से इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहो उनको। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 6 का, ये एक तो मिला है बनारसी शहनाई को, राइट। उसके बाद यहाँ पे मिला है बनारसी तबला और बंगल चापता मिर्च, इन सभी को यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह 7वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत की यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु योजना है, उसके बारे में विचार करना है। हाइड्रोजन के प्रकार और स्रोत। ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये क्या है? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होती है, और इसे जल H2O और हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 ये सब यहाँ पर में विभाजित किया जाता है, और इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा जिस स्रोत को यहाँ पर प्राप्त होती है। और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बायोमास गैसिफिकेशन की सहायता से किया जा सकता है। पहली बात गलत होगी, प्राकृतिक गैस से नहीं। ब्लैक हाइड्रोजन का कैसे करते हैं? कोयला से, यहाँ से करेक्ट होगा। पिंक हाइड्रोजन का मीथेन से नहीं होगा, ये होगा यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रोलिसिस से, तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल संरक्षण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस कदम में सिमलीपाल निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में शामिल है? देखो यहाँ से देखते हैं। पहली बात है वन्यजीव। देखो, सिमलीपाल जो हमारा है ये सिमलीपाल एक वन्यजीव अभयारण्य है, एक टाइगर रिजर्व है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 2009 था, उसके यूनेस्को के मानव और यहाँ पर जीव मंडल कार्यक्रम में आता था। ठीक है, उसके संरक्षण प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वह मयूरभंज हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में ब्लू श्रेणी के यहाँ पर जो उद्योग है उसके संबंध में विचार करना है। इसमें घरेलू पारिवारिक गतिविधि से उत्पन्न अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं शामिल होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, राइट। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है यहाँ से ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सेवाएं पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इन्हें ब्लू श्रेणी में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पर ये गैर हानिकारक अपशिष्ट का प्रबंधन करती है और उनमें उच्च मात्रा का कचरा फैलाने की क्षमता होती है। तो यहाँ से क्या होगा? जो ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे 2017 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जो 2016 के तहत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू श्रेणी की शुरुआत 2017 में तो की गई थी। ठीक है, बात सही है, मतलब 2017 में नहीं की गई थी, ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इस श्रेणी में आधिकारिक रूप से शुरुआत 2025 में CPCB द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जो है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू श्रेणियों के तहत यहाँ पर की गई है, अभी हाल ही में। ठीक है, 2017 नहीं होगा, ऐसे ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो ये बात गलत होगी 2017 की, राइट। ब्लू श्रेणी की सर्वाधिक क्षेत्र शामिल नहीं होता इसमें। CPCB द्वारा किए गए कुछ संशोधन थे वर्गीकरण के अनुसार, जैसे कि 419 यहाँ पर क्षेत्र बांटे गए थे, जैसे कि उनको 419 क्षेत्रों में बांटे गए थे। जैसे रेड श्रेणी आपको हो जाएगी 125 क्षेत्रक में, ठीक है, ऑरेंज श्रेणी में 137 क्षेत्रक, और ग्रीन श्रेणी में 94, व्हाइट श्रेणी में 54 और ब्लू श्रेणी में 9 क्षेत्रक। ठीक है, याद रखना है। इस प्रकार ब्लू श्रेणी सबसे कम क्षेत्रक शामिल है। ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो शामिल किए गए थे सबसे कम किस में? ब्लू क्षेत्रक में, सबसे अधिक रेड क्षेत्रक में, और टोटल कितनी है? 419। कब यहाँ पर ये जो कब ये बना था, प्रस्तुत किया गया था? 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 90 का 1 यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सैन्य अभ्यास और यहाँ पर भारत के साथ भागीदार देश कौन कौन से हैं? देखते हैं। पहला यहाँ से डेजर्ट फ्लैग 10, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ से डेजर्ट फ्लैग 10, ये अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 संयुक्त अरब अमीरात UAE की वायुसेना द्वारा आयोजित यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब देशों की वायुसेना भी भाग लेती है। यह अभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक चला था। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन अटलांटा, राइट, ये देखते हैं इसको। ऑपरेशन जो अटलांटा है ये क्या होगा? ऑपरेशन अटलांटा, हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा एक तहत यूरोपीय संघ नौसेना पर एक भारतीय नौसेना के साथ यहाँ पर जो संयुक्त नौसैनिक जो अभ्यास था वो आयोजन का प्रस्ताव किया गया था। इसका आयोजन पश्चिमी हिंद महासागर में लाल क्षेत्र जो सागर क्षेत्र है उसके लेकर के किया गया था। आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका गलत होगा। ठीक है, यूरोपीय नौसेना यहाँ पर होगा। तीसरा डस्ट लीक क्या होगा?
डस्लिक यहाँ पर व्यास, डस्लिक छठा संस्करण यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। डस्लिक का जो उज्बेक भाषा में अर्थ मित्रता होता है और अभ्यास डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यहाँ पर किया गया था। करेक्ट है, 1 और 3 बात सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के लिए यहाँ पर भूमिगत रणनीतिक नौसैनिक जो बेस परियोजना है ना, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण जो है उसकी कानूनी और यहाँ पर नीतिगत रूपरेखा के संबंध में विचार करना है। ईवी जो है ये चित्रया मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और उपवर्गीकरण पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से 12वें को जाएगा, ये करेक्ट है, पहली बात यहां से सही है इसकी। दूसरी बात है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सेकंड बात यहां से गलत, क्योंकि तेलंगाना यहां पर बना है पहला राज्य। ठीक है, तेलंगाना अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तेलंगाना ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ये यहाँ पर लागू किया था। ये उपवर्गीकरण शिक्षा अनुच्छेद जो 15(4) है ना, नियोजन, और यहाँ पर नियोजन को लेकर 16(4) है जो इन दोनों में लागू होगा। और उपवर्गीकरण लागू करने के यहाँ पर निर्णय के साथ यहाँ पर जो न्यायाधीश है संविधान की पीठ उसमें यहाँ पर बताया था। तो आंसर क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 12 का ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2019 में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता था। ठीक है, इस संदर्भ में लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से उपाध्यक्ष का पद भारतीय संविधान में उल्लिखित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 है, वहाँ पे क्या अंतर्गत उल्लिखित है, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चयन के संबंध करता है। ये उपाध्यक्ष के पद और संसदीय ढांचे को एक अनिवार्य बनाता है। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर अध्यक्ष जो है अनुपस्थित पे और सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाते रहे। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से संविधान में उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 93 है ये बंद करता है कि यहाँ पर लोकसभा 2 सदस्यों जो शीघ्र अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि यहाँ पर ये निर्वाचन शीघ्रता से यहाँ पर होंगे और यहाँ पर इनके जो मतलब इनके समय सीमाएं कोई यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। तो यहाँ से ओनली 1 2 करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये करेक्ट है ना, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये योजना लघु व्यवसाय को बिना किसी संपार्श्विक ऋण उपलब्ध कराती है। जो योजना है लघु व्यवसायों को बिना किसी संपार्श्विक ऋण के संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध कराएगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये सुविधा सूक्ष्म और लघु उद्यम जो पार्श्विक प्रदान करने वाले बोझ को बिना औपचारिक ऋण प्रणालियों के तहत यहाँ पर पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन करेगा और प्रकल्पित करेगा। ठीक है, याद रखना है, जिसमें शिशु को 50,000 तक और किशोर को 50,000 से लेकर 5 लाख तक और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक। ये थोड़ा सा आपको जो क्राइटेरिया इसका है ये याद रखना है, जो इसकी समय सीमा दे रखा है, मतलब यहाँ पर जो इसकी जो टर्म कंडीशन दे रखा है ना, 50,000 से इतना, किशोर को इतना है ना, और तरुण को इतना, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। राइट, और जो तरुण प्लस होंगे उनको 10 लाख से 20 लाख तक वर्गीकृत किए गए। तो सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मुद्रा योजना में लघु व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म उद्यमियों को, व्यक्ति को ऋण प्रदान नहीं किया था। इसकी अपेक्षा यह बैंकों के NBFC, MFI और अन्य वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। बात यहाँ से क्या होगी? बी जो बात है वो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट इसका। ठीक है, 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर है जो पद्म यहाँ पर पुरस्कार है उसको लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला, इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पहली बात क्या होगी? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। राइट, दूसरी बात क्या है? ये उन सभी क्षेत्रों की उपलब्धि को मान्यता देता है जहां जनसेवा का तत्व शामिल होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि पद्म पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में जनसेवा से संबंधित विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कला,
साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग को लेकर यहाँ पर सिविल सेवा ये सब शामिल होते हैं। किंतु ये केवल इन्हीं क्षेत्रों में तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य होता है कि समाज के राष्ट्र की सेवा के सम्मानित करना। ठीक है, ये जो इनका विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाना और उनको मान्यता प्राप्त करना। ठीक है, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही श्रेणी में एक से अधिक पद्म पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन एक ही श्रेणी के पद्म पुरस्कार 2 बार नहीं दिए जा सकते हैं। पुरस्कार तो दिया जा सकते हैं, लेकिन एक ही श्रेणी में 2 बार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। आंसर ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, तो कितने सही है? 2 सही है, तो बी यहाँ से 15 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह बम परमाणु संलयन अभिक्रिया प्रारंभ किए बिना उच्च तापमान वाले विस्फोट उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं। पहली बात क्या होगी? 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर गैर परमाणु हाइड्रोजन बम जो होते हैं परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और दूसरी ओर हाइड्रोजन बम मुख्य रूप से परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। आपसे बोलेगा जो परमाणु बम होते हैं ये नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय जो अभिक्रिया, जो दूसरा नाम ले लेगा नाभिकीय संलयन यहाँ पर होता है, लेकिन बोलेगा आपको नाभिकीय विखंडन के तौर पर काम करते हैं, है ना, तो गलत होगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन पर अभिक्रिया पर काम करते हैं। सेकेंड बात, जो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है इसकी विनाशकारी प्रकृति के कारण कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के तहत इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिबंधित होगा। ठीक है, इसका उपयोग प्रतिबंधित होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि परमाणु हथियार की तरह ही यहाँ पर गैर परमाणु हथियार जो हाइड्रोजन बम है उसके उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय जो कानून है उसको द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय जो कानून है उसको लेकर के नागरिक हानि को और अनावश्यक जो पीड़ा है उसको सीमित करने के लिए हथियार का उपयोग कुछ नियम पर लागू हो सकता है। ठीक है, टर्म कंडीशन पर। यहाँ से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, 16 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पत्तन अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 17 का डी, केरला, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर, जगत गुरु बसवेश्वर के संबंध में विचार करना है। बसवेश्वर को लिंगायत परंपरा के संस्थापक संत माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से स्टेटमेंट ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो प्रधानमंत्री जी है इन्होंने यहाँ पर बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वजह से क्या न्यूज़ में था, तो करंट का क्वेश्चन है स्टेप से। ठीक है, तो बसवेश्वर का यहाँ पर जो बसवन्ना के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, वे व्यापक रूप से लिंगायत परंपरा के संस्थापक थे और संत के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में विकसित हुई थी। राइट, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में कायक अथवा गरिमापूर्ण शारीरिक श्रम के विचार का समर्थन किया था। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी भी समर्थन किया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें क्या है? 18 के यहाँ से एकदम करेक्ट है और 3 सी नंबर यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा सभी तीनों। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है बेरोजगारी के माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपागम जो है उसके संबंध में विचार करना है। बेरोजगारी के माप के लिए समान स्थिति उपागम के तहत सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों की अवधि वहाँ पर रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 19 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो समान स्थिति में उपागम सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि को संदर्भित माना जाता है। ठीक है, ना कि यहाँ पर जो 7 दिनों को करके बोला ये बात, तो गलत होगा। राइट, वर्तमान साप्ताहिक जो स्थिति होती है ये जिसमें यहाँ पर सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों के भीतर संदर्भ अवधि को माना जाता है, और वर्तमान दैनिक स्थिति क्या होती है? ये सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों में यहाँ पर प्रत्येक दिन को संदर्भित के तरीके से देखा जाता है। दोनों में अलग अलग बातें बता रहा है। ठीक है, याद रखना है। सेकंड बात क्या है? बेरोजगारी के माप के लिए वर्तमान दैनिक स्थिति उपक्रम के लिए सर्वेक्षण स्थिति तिथि से 7 दिनों के लिए यहाँ पर संदर्भ के रूप में मानी जाएगी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है ना। मैंने बताया कि वर्तमान जो दैनिक स्थिति होती है क्या होती है, आपको नोट करके लिख लेना कि वर्तमान दैनिक स्थिति है वो क्या है, ये किस डेटा को बता रही है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, लिख लो। वर्तमान जो दैनिक स्थिति होती है ये जिसे सर्वेक्षण की स्थिति से पहले 7 दिन में प्रत्येक दिन को संदर्भित अवधि के रूप में देखी जाती है। ठीक है, और ऊपर जो लिखा था वर्तमान, जो एक और लिख लो, वर्तमान जो साप्ताहिक स्थिति होती है वो क्या होती है, इसमें सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7 दिनों की संदर्भित माना जाता है। तो ये दोनों बात नोट कर लो। ठीक है, पहली बात गलत, दूसरी बात सही है। तीसरी बात है बेरोजगारी की माप के लिए समान स्थिति उपागम रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को प्रग्रहित करने में विफल रहता है। तीसरी बात क्या होगी?
तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य स्थिति जो होती है इसमें उपागम बेरोजगारी की माप सर्वेक्षण की तिथि से पूर्ववर्ती 365 दिन की अवधि के संदर्भित के रूप में किया जाता है। ये उपागम केवल उन्हीं व्यक्तियों में बेरोजगार मानाता है जिन्हें इस अवधि में अधिकांश समय में कोई लाभकारी कार्य नहीं मिला है, वे कार्य की तलाश कर रहे हैं, ये तो कार्य को उपलब्ध लेकर के यहाँ पर इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, इस जो पद्धति को बेरोजगारी के आंकड़े को दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाता है। तो ये बात आप पॉइंट नोट कर सकते हो सामान्य स्थिति को। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य स्थिति मैंने बता दी आपको, राइट, और बता दी वर्तमान स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और वर्तमान दैनिक स्थिति, तीनों को आपको एक अच्छे से पॉइंट बना के नोट करके याद कर लेना है। राइट, आंसर क्या होगा 19 का बी। यहाँ से दो बातें करेक्ट हैं, एक तो कौन सी, तीसरी नंबर की बात, राइट, और एक दूसरी नंबर की, पहली बात गलत थी। क्वेश्चन नंबर 20। देखो इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप अगर अच्छे से बैठ के क्वेश्चन करोगे, जो मैं बताता चल रहा हूँ, टॉपिक अच्छे से करते जाओगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती जाएंगी। राइट, एक बात और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो यूपीएससी का मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करने वाला हूँ करीब 20 सितंबर या 25 सितंबर, जो भी रहेगा मैं आपको डेट पहले बता दूंगा, क्योंकि अभी इसका जो तैयारी चल रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक और ऐड करने चाहिए, कितने कितने क्वेश्चन रोज देने हैं, है ना, प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ देने, तो साथ साथ करेंगे करीब 3 महीने तक। उसके बाद दिसंबर जनवरी से करीब स्टार्ट कर देंगे अपना प्रीलिम्स का पूरा, राइट, ऐसे करके। तो करीब यहाँ से अभी मेंस का भी टॉपिक चलेगा, प्रीलिम्स का दोनों चलेगा आपका। ठीक है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ भी सकते हो, मैंने 1-2 दिन पहले अपडेट आपको दिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के क्रमशील जो वर्ग है उसके सभी लोग शामिल होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं शामिल होते हैं जो काम करने में सक्षम और इच्छुक होते हैं। इसमें कार्यबल अर्थात कार्यरत लोग और बेरोजगार दोनों लोग शामिल होते हैं। इसमें 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील आयु वर्ग है उसके सभी लोग यहाँ पर शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बोला सभी लोग शामिल, सभी लोग नहीं, जो यहाँ पर जो काम करने के इच्छुक हैं, सक्षम है, उनको किया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर जो काम ही नहीं कर सकते हैं, बीमार उनको जाकर तुम ले जाओ, है ना, तो वो सब नहीं। अगला, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट रहेगा 21 का, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्रास्फीति हो, किसी मुद्रा की यहाँ पर क्रय शक्ति के समय में साथ होने वाली गिरावट है, और मुद्रा की यहाँ पर क्रय शक्ति भी गिरावट की दर का मतात्मक अनुपात जो होता है उस अवधि की जो अर्थव्यवस्था होती है चयनित वस्तुओं की सेवाओं की यहाँ पर जो औसत मूल्य वृद्धि होती है उसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो मुद्रा की जो एक इकाई है वो क्रय शक्ति पहले की तुलना में कम प्रभावी हो गई है, और इस प्रकार मुद्रास्फीति वह दर है जिस दर पर मुद्रा का मूल्य घटता है और परिणामस्वरूप वस्तुओं में सेवा में समानता मूल्य स्तर बढ़ता रहता है। तो क्या पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, समान तौर पर मुद्रापूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति का मूल कारण मुद्रापूर्ति में वृद्धि होना। ठीक है, हालांकि ये अर्थव्यवस्था को विभिन्न जो तंत्र हैं उसके माध्यम से प्रभावित कर सकती है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर है 21 का, ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति के संबंध में विचार करना है। ये खाद्य और ऊर्जा की कीमत में परिवर्तन को शामिल करती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोर मुद्रास्फीति को अंतर्निहित मुद्रास्फीति यहाँ पर कहा जाता है। यह मुद्रास्फीति एक ऐसी माप है जिसमें कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और यहाँ पर जो ऊर्जा है ना, ईंधन, और यहाँ पर जो होने वाली वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है इसको। और दूसरे शब्दों में कोर मुद्रास्फीति वास्तव में हेडलाइन मुद्रास्फीति उन वस्तुओं की यहाँ पर मुद्रास्फीति को घटाकर प्राप्त की जाती है जो खाद्य और ऊर्जा से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, शामिल नहीं करती है, इनको घटा के प्राप्त की जाती है, तो गलत हो गया। सेकेंड बात, जब कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो होता है ये बाजार से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने के लिए अपनी जो प्रमुख नीतियाँ होती है उसके दरों में कमी करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जब कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बाजार में अतिरिक्त तरलता को शोषित करने के लिए यहाँ पर जो अपनी प्रमुख नीतिगत दरें हैं इसको बढ़ा देते हैं, और इसके विपरीत जब मुद्रास्फीति घटती है तो वे दरों को कम कर देते हैं। राइट, यह दीर्घकालिक जो नीति निर्धारण के लिए एक वरीयता प्राप्त विकल्प होता है, तो सेकेंड बात भी गलत होगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि बोला कि जब मुद्रास्फीति वृद्धि होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इससे क्या होता है, अपनी नीति दरों में कमी करता है, तो गलत हो जाएगी बात। दोनों बातें गलत है, आंसर 22 का डी यहाँ से करेक्ट है, कोई बातें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पर विचार करना है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट जो है दर में वृद्धि करना, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है,
क्योंकि यहाँ पर जो इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, रेपो दर में वृद्धि करने से, राइट। जो हमारा आरबीआई है ये रेपो दर में वृद्धि करने से ऋण महंगे हो जाते हैं और इसमें ब्याज जो होता है उसमें कमी आती है और महंगाई नियंत्रण किया जा सकता है इससे, ठीक है, सही है। प्रत्यक्ष जो कर की दर है इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष की दर अगर जो कर की दर अगर कम करेंगे तो क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी या नहीं, आपको सोचना है। ये गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय भी अपनाए जाने जा सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष करों की वृद्धि करना, ठीक है, प्रत्यक्ष करों की क्या है, कमी करना नहीं, प्रत्यक्ष करों की वृद्धि करना, राइट, पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और अप्रत्यक्ष करों में कमी करना और मितव्ययिता जो होते हैं उसमें बजट में माध्यम से सरकारी व्यय की कटौती, ये सब इसमें शामिल कर सकते हो। तो सेकंड बात गलत होगी। तीसरी बात है कृषि फसलों जैसी वस्तुओं के निर्यात में कमी करना, ये बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, सही होगा, आंसर 23 का हो जाएगा यहाँ से, सही स्टेटमेंट सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। वर्ड यहाँ पर पद दे रखा है और यहाँ पर अर्थ दे रखा है। अवस्थिति क्या होता है, देखो यहाँ पर जो अवस्थिति है ये होता है ये मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में कमी को दर्शाता है जिसमें मूल स्तर घटता है। मूल स्तर क्या होता है, घटता है, राइट। लेकिन राष्ट्रीय आय, उत्पादन में, रोजगार में कोई गिरावट नहीं आती है। यह स्थिति समानता वांछनीय होती है, तो पहला यहाँ से सही सम्मिलित कर रहा है। दूसरी बात, अपस्फीति क्या होता है, अपस्फीति ये मूल को इस जो होता है मूल स्तर में लगातार गिरावट को दर्शाता है, ठीक है, लगातार गिरावट को दर्शाता है। इससे क्या होता है, मूल स्तर में साथ साथ यहाँ पर उत्पादन, रोजगार में भी जो आज गिरावट है वो भी यहाँ पर आती है और ये स्थिति मंदी की ओर यहाँ पर ले जाती है। सेकेंड बात भी सही हो जाएगी। तीसरी बात, संस्फीति क्या होता है, संस्फीति होता है कि यहाँ पर ये स्थिति वह होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरती है, इस दौरान मूल स्तर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मूल स्तर में वृद्धि होगी, साथ ही उत्पादन जो होता है, रोजगार आदि में वृद्धि होती है, राइट। ये आर्थिक पुनरुत्थान का चरण होता है, इसलिए तीसरा यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों बातें एकदम सही है, आंसर 24 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें आपको लिख लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, पॉइंट में अपना जो A4 पेपर लेके बैठे हो उसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से इसमें बोला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, चुंगी कर, विलासिता कर, इनमें से कितने यहाँ पर हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्विष्ट यहाँ पर किए गए, इसमें आंसर हो जाएगा 25 का। एक तो देखो कौन सा, पहला यहाँ पे जो है ये क्या बोला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यह देखते हैं पहले इसमें कि जो जीएसटी है, जीएसटी में यहाँ पर जो हमारे जीएसटी से केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और यहाँ पर संग्रहित यहाँ पर किए जाने वाले कर कौन कौन से इसको जिसको प्रस्तावित किया है, तो यहाँ से होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, यहाँ पे जो नहीं दे रखा है, ठीक है। राज्य सरकारों को जो कर, जो वस्तु सेवा कर जो अंतरिष्ट किए गए उसमें हो जाएंगे आपके विलासिता, ठीक है, क्या हो जाएगा विलासिता कर, और यहाँ से इसमें विलासिता कर दे रखा है चुंगी कर, चुंगी कर भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। स्टाम्प शुल्क यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। स्टाम्प शुल्क क्या है, ये मूल सीमा शुल्क से शामिल नहीं किया गया, ठीक, बात गलत हो जाएगी। ओनली 1, 3, 4 तीन बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। C25 का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर यहाँ से प्राथमिक घाटे में निम्नलिखित में से किसके बीच यहाँ पर अंतर को रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 26 का राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज है इसका दायित्व। ये क्या होगा, प्राथमिक घाटे को इनके बीच अंतर को रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। देखो जब कोई यहाँ पर सरकारी अपनी प्राप्त राजस्व राशि से अधिक खर्च करती है तो वह क्या बजट घाटे का सामना करती है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सकल प्राथमिक घाटा इक्वल होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, राइट। तो यहाँ से ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उसका बोझ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर होते हैं ये वेतन या किसी व्यक्ति या जो निगम के लाभ होते हैं उस पर लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के मामले में करदाता का कर जो है बोझ किसी यहाँ पर और स्थानांतरित यहाँ नहीं कर सकते हो, गलत होगा। सरकारी बजट और यहाँ पर जो जो वितरण है उसके कार्य जो होते हैं ये प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पुनर्वितरण है उसके उद्देश्य से प्रगतिशील जो आयकर होते हैं ये प्रणाली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आय जितनी अधिक होती है और उतनी यहाँ पर कर की जो दर होती है उतनी अधिक होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, पहली गलत थी। तीसरी यहाँ से
निगम कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो निगम कर है ये क्या है, ये मुक्त आय, संपत्ति या आय जो इस पर लगाए जाने वाले कर होते हैं। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर और उपहार कर, ये सब हमारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा तो एक यहाँ से स्टेटमेंट 27 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित पर विचार करने, मूल स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन, इनमें से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं? कौन कौन से राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, एक तो तीनों, ठीक है। एक तो यहाँ पर मूल स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन, ये सभी क्या है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, आर्थिक समृद्धि इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा जैसे कि राजकोषीय नीति के आर्थिक जो समृद्धि उसको बनाए रखती है, ताकि यहाँ पर क्या है, आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मूल्य स्थिरता क्या होगी? मूल्य स्थिरता यहाँ पर जो है ये होता है जब देश में देश के जो मूल्य स्तर है उसको नियंत्रित करना, ताकि यहाँ पर जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाए तो कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका पूर्ण रोजगार, राइट, जो रोजगार सृजन है। इसमें क्या होगा, रोजगार सृजन पूर्ण रोजगार में इसका उद्देश्य होगा कि जब निम्न आर्थिक गतिविधि में बाहर निकलते हैं तो एक सघन के रूप में यहाँ पर पूर्ण रोजगार या लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये सब आप लिख सकते हो पॉइंट। इसके आंसर तीनों करेक्ट है, सी डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संरचनात्मक बेरोजगारी के संबंध में विचार करना है। व्यापक औद्योगिक जो प्रौद्योगिकी यहाँ पर परिवर्तन है उसके कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यदि मौजूदा कौशल अप्रचलित हो गए तो चौथी औद्योगिक क्रांति रचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। आगे तीसरा है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है ये सामान्य तौर पर अल्पकालिक होती है और नीतिगत हस्तक्षेप के बिना ही उसमें स्वतः सुधार होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि संरचनात्मक जो बेरोजगारी है ये प्राय दीर्घकालिक होती है, अल्पकालिक या नहीं होती है, यह कम अवधि के लिए नहीं होती है, ठीक है। इसमें समाधान हेतु पुनः कौशल विकास और शिक्षित सुधार जैसी यहाँ पर जो नीतिगत हस्तक्षेप है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये बात गलत हो गई। 2 बात सही है, पूछे कितने सही, तो आंसर 2 बनाते करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कितनी केंद्र सरकार की देयताएं जो होती हैं भारत में सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा कौन कौन सी आती है। एक तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी जो पहला बोला है आंतरिक ऋण, ठीक है। आंतरिक ऋण यहाँ से इसका क्या होगा स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि भारत में सार्वजनिक जो ऋण है उसमें केंद्र सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक और बाह्य ऋण शामिल होता है, दोनों यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद अगला है लोक लेखाएं देताएं, ठीक है। लोक लेखा देताएं जो होती है ये क्या होगा, ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जो लोक लेखा देताएं होती है यहाँ से इसका गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें देयताएं जो होते हैं भारत के सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 2 करेक्ट है, तो 2 बातें यहाँ से सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक एड वेलोरम एक ऐसा कर है जो किसी वस्तु के मूल्यांकित जो मूल्य होते हैं उस पर आधारित होता है, जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति पर। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक वेलोरम कर जो होता है, जो वेलोरम टैक्स होता है वह कर होता है जो किसी वस्तु जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के मूल्यांकित जो मूल्य है उसके आधार पर लगाया जाता है। सबसे समान एड वेलोरम कर वे संपत्ति के कर होते हैं जो अचल संपत्ति पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगा, सिर्फ अचल संपत्ति, तो गलत हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है वस्तु सेवा कर एक एडेड वेलोरम कर है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु जो सेवा कर है ये भी आपका एक जो टैक्स है एड वेलोरम टैक्स होगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछा है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी आंसर इसका आंसर होगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक सिद्धांत में फिलिप्स वक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी लेकर के, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्रोत पर संग्रहित कर टीसीएस के संबंध में आपको विचार करना है। विक्रेता से वस्तु खरीदने समय क्रेता द्वारा टीसीएस घटा या काट लिया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये जो होगा क्या होगा, गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्रोत है उससे संग्रहित टीसीएस के मामले में क्रेता नहीं बल्कि यहाँ पर विक्रेता से
विक्रेता से होता है वह व्यक्ति होता है जो बिक्री के समय क्रेता से जो एकत्र करता है और एकत्रित यहाँ पर कर को सरकार को सौंप दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्रोत पर कटौती के विपरीत होती है, जहाँ भुगतानकर्ता कर काट करके भुगतान करता है और यहाँ पर ऐसे समान लेन देन में टीसीएस लागू होता है, जैसे शराब, लकड़ी, स्क्रैप की बिक्री, ठीक है। कुछ यहाँ पर मूल्य के लेन देन होते हैं, विदेश में यहाँ पर धन प्रेषण है, विदेश सेवा पैकेज शामिल है, ये सब इसमें होते हैं। पहली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इसी बोला कि खरीदते समय यहाँ पर नहीं कट करता है, पहले से इसमें ऐड होता है। टीसीएस के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के तहत शामिल होते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। 32 में पूछा क्या है, सही हो, ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 33 है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के संबंध में विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। पहली बात क्या होगी, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क से इसकी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों के 16 नेशनल यहाँ पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क रूप में शामिल किए गए, ठीक है। और ग्लोबल जियो पार्क जो है ये गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, राइट, जिसे आधिकारिक रूप से 2014 में फ्रांसीसी कानून था उसके तहत पर स्थापित किया गया था, ना कि यूएनईपी के तहत। ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, ये उन नैतिक मानकों में स्थापित करता है जिन्हें ग्लोबल जियो पार्क अपनाया जाना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जीजीएन मतलब ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है ये ऐसे नीतिगत मानक और गुणवत्ता मानदंड निर्धारित करता है जिसे सभी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के जो पेशेवर होते हैं उनकी तरफ अपनाया जाना चाहिए और आवश्यक होना चाहिए। सेकेंड बात सही हो जाएगी। तीसरी बात है, वर्तमान में भारत में कोई भी यहाँ पर नेशनल जो मतलब यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वर्तमान में भारत में कोई भी यहाँ पर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्थित नहीं है। हालांकि भारत के पास समृद्ध और विविध भूगर्भिक विरासत है और फिर भी यहाँ पर अभी तक देश के किसी भी स्थल को यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, एक बात और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पर ग्लोबल जो जियो पार्क है जीजीएन, इसकी सदस्यता जो है यूजीजीपी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यूजीजीपी क्या होता है, यूजीजीपी मतलब होता है जो यूनेस्को ग्लोबल पार्क जियो पार्क्स है ना, ये इसको बोलते हैं, ये इनके लिए अनिवार्य होता है। इसमें वर्तमान में 50 देश में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क अधिसूचित किए हैं टोटल, ठीक है, उसमें से एक भारत नहीं है, याद रखना है। तो आंसर 2 करेक्ट है, 2 और 3, 34 का आंसर बी सही पूछा है। तो 35 अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है आईबीसी है, उसके बारे में विचार करना है। इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, गठबंधन द्वारा संरक्षित सभी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आईबीसी द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं यहाँ पर जो 7 बड़े बिल्ली हैं प्रजातियां, उसमें से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से बाघ, ठीक है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता शामिल हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जगुआर और प्यूमा मूल रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं और ये भारत में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अलायंस के यहाँ पर सचिवालय जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आईबीसी का सचिवालय मुख्यालय भारत में है, ना कि यहाँ पर जिनेवा में, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 35 का क्या होगा, 35 का एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 यहाँ से है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक वित्तीय विवरण पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शामिल किए जा सकते हैं इसमें, एक तो यहाँ से पहला विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राइट, ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा ली गई जो उधारी होती है वो भी क्या होंगी, वो भी यहाँ पे इसमें शामिल की जाएंगी, ठीक है, ये भी बात करेक्ट है। और यहाँ पे क्या होंगी, ये जो प्रत्यक्ष कर का संग्रह होता है और विनियोजन होता है ये शामिल इसमें नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर का संग्रह और विनियोजन राजस्व की प्राप्ति का हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पर वित्तीय जो विवरण पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है। और भी 2 पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर और कौन कौन यहाँ पर इसमें शामिल कर सकते हैं, 2 तो आपने लिखे, ये पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो जैसे कि विदेशों से सरकार को और निकाय से प्राप्त ऋण होता है वो, ठीक है, विनिवेश से प्राप्त यहाँ पर जो आय होती है वो, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यहाँ पर राज्यों और संघ राज्यों की जो सरकारें हैं उसके अन्य पक्षकारों को दिए गए जो ऋण वसूली है वो भी। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो और 2 पॉइंट ये दिए, 5 पॉइंट हो गए। ये तीसरा पॉइंट गलत होगा, तो क्या होगा आंसर 36 का यहाँ से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक तो। क्वेश्चन नंबर 37 है, हर्ड और जो मैकडोनाल्ड द्वीप है इसके संबंध में आपको विचार करना है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित गैर आबादी वाले ज्वालामुखी द्वीप हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है,
ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हर्ड द्वीप है और मैकडोनल्ड द्वीप दक्षिणी महासागर में गैर आबादी वाला उप अटलांटिक द्वीप है, यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं रहती है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, राइट। ये द्वीप विशेष रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लगभग 4000 किलोमीटर की जो दक्षिण पश्चिम है और अटलांटिक क्षेत्र है उसमें लगभग यहाँ पर 1500 किलोमीटर में उत्तर में स्थित है। ये द्वीप कर्गवेनल पठार का हिस्सा है, जो यहाँ पर पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक माने जाते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो आंसर ये बोला कि जो ये दक्षिण प्रशांत में है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात गलत हो गई। सब बातें आपको याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है 37 का, यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित है, अभी मैंने बताया आपको, सही बात है। ठीक है, तीसरा, इन्हें जैव विविधता मूल्य के लिए यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये द्वीप जो है उप अटलांटिक जो अंटार्कटिक जो क्षेत्र है उसकी एकमात्र ज्वालामुखी रूप से सक्रिय द्वीप है। ये पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाओं में से एक झलक प्रदान करते हैं और इस प्रकार यहाँ पर द्वीप भू आकृतिक प्रक्रियाओं में हिमनदी गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 37 का सी सही हो जाएगा, सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रदेशों को दुर्लभ जो मृदा तत्व है उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहला बोला है किसमें से यहाँ पर दुर्लभ जो मृदा तत्व है वैश्विक प्रणाली के उनकी भागीदारी के अनुसार यहाँ पर सही आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, पहला क्या है? वियतनाम, रूस, चीन, ब्राजील। तो देखते हैं इसको सीरियल्स लगा के क्या होगा। यहाँ से पहला हो जाएगा आपका जो 38 में होगा, इसमें देखो पहला आएगा आपका दूसरे नंबर का रूस। ठीक है, उसके बाद रूस के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से चौथा नंबर ब्राज़ील, राइट। उसके बाद पहला नंबर यहाँ से वियतनाम और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका थर्ड नंबर चीन। इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इस टाइप से आप मैच करोगे तो यहाँ से आंसर इसका होगा जो 2, 4, 1, 3 इसके करेक्ट आंसर हो गए 38 के, राइट। आंसर क्या होगा? 38 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 देखते हैं। 39 है, हाल ही में कन्नडियप्पा जनजातीय शिल्प को भौगोलिक संकेतक जेटेक प्राप्त हुआ। यह हस्तनिर्मित है, क्या है? हस्तनिर्मित क्या? ठीक है, यह हस्तनिर्मित एक चटाई है। क्या है? चटाई। कडियप्पा का शाब्दिक जो अर्थ होता है दर्पण चटाई, है ना। जिसे केरल के जनजातीय समुदाय के द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक हस्तनिर्मित चटाई है। इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जीआई टैग सम्मानित होने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रही एम फॉर नेचर पहल क्या है? देखो एम फॉर जो नेचर पहल है ये 2030 तक कम से कम 30 एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए देशों की क्षमता में विकास का एक वैश्विक पहल होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन 41 है, हाल ही में जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये क्या है ना? ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जारी जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा 41 का, ये विश्व व्यापार संगठन जो है उसके द्वारा पर प्रकाशित की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो सीमा शुल्क में वृद्धि और व्यापार जो नीति है उसमें अनिश्चितता के कारण वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट आई है ना। ये बात रिपोर्ट में बताया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार है उसको कोष है अनुपात में लेकर के यहाँ पर बताने कौन सा विचार करना इसमें सही होगा। ठीक है, कि जो बैंकिंग क्षेत्र में कोष अनुपात है उसमें यह बोला है ये जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसमें एक बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नगद आरक्षित अनुपात होता है CRR, ये जो क्या होता है बराबर होता है जमा राशि का वह हिस्सा प्रतिशत जो बैंक अपने पास नगद रूप में रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, दूसरा, उच्च कोष अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च कोष अनुपात है ये बैंक ऋण कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा इस मुद्रा की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये वृद्धि नहीं करता है, गलत होगा। दोनों बातें गलत है। 42 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा तो कोई यहाँ पर सही नहीं है, बैंकिंग क्षेत्र के अनुपात है उसके बारे में। ठीक है, ये आवश्यक कोष अनुपात को
ये जो आवश्यक कोष अनुपात है इसको नकद आरक्षित अनुपात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने विश्व बैंक समूह का हिस्सा हैं? विश्व बैंक जो समूह है उसका हिस्सा इनमें से कौन से हैं? ये कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का आंसर ये है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश्व बैंक समूह का ये सदस्य है और ये विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करके यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि है उसको बढ़ावा देता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो विवाद निपटान केंद्र है ये भी यहाँ से सदस्य इसका होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो विवाद निपटान केंद्र है ये विशेषज्ञता रखने वाली विश्व की अग्रणी संस्था है, ठीक है। तीसरा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी जिसे मिगा बोलते हैं, राइट, ये क्या विकासशील सदस्य देशों के कई क्षेत्र जो परियोजना है उसके लिए यहाँ पर राजनीतिक जोखिम बीमा गारंटी भी प्रदान करती है और शामिल करती है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ये सब विश्व बैंक समूह के हिस्सा हैं। आंसर 43 का यहाँ से सी करेक्ट है सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय बैंक के कार्य जो है उसके संबंध में आपको विचार करना है कि जो केंद्रीय बैंक के हिसाब से रिजर्व बैंक जो है उसमें स्टेबलाइजेशन करता है ताकि जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसके कार्यों में संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि क्या होगा, ताकि यहाँ पर जो आघात हैं, बाह्य आघात होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके, ठीक है। यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीमांत स्थायी सुविधा जिसको बोलते हैं MSF, ठीक है, विचार करना है। इसका उद्देश्य कि अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता को कम करना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यह योजना RBI द्वारा अंतर बैंक बाजार में एक दूसरी उधार जो दर है उसको स्थिरता को कम करने के लिए वित्तीय जो प्रणाली होती है उसमें सुचारू रूप से मौद्रिक संचरण को सक्षम करने के लिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस सुविधा के अंतर्गत उधार दर कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं होती है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये दंडात्मक दर को संदर्भित करता है जिस पर बैंक, केंद्रीय बैंक जो होता है उससे विंडो माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध राशि अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं और सदैव रेपो दर से यहाँ पर अधिक होती है। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये बोला कि रेपो दर से अधिक नहीं होती तो गलत होगा, हमेशा इससे अधिक होती है। आंसर क्या होगा? पूछा सही क्या होगा 45 का, तो ये यहाँ से करेक्ट है, केवल एक। 46 है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के क्या उद्देश्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का जो पर्याप्त प्रवाह है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरी बात, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, राइट, और जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना, ये भी इनके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं इसके, ठीक है। आंसर क्या होगा? 46 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें मतदान की हिस्सेदारी के संबंध में विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मतदान में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद चीन का स्थान है। 47 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका की 16% हिस्सेदारी है, 16.5%, और जापान की 6% और चीन की 6% है। तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले स्थान पर है, ठीक है, और उसके स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जापान का स्थान, चीन का नहीं आएगा, ये गलत हो गया। भारत में मतदान 5% से अधिक हिस्सेदारी साथ चौथे स्थान पर है, जबकि यहाँ पर जो भारत है यहाँ पर हो जाएगा आपका ये स्टेटमेंट, तो यहाँ से 47 का गलत होना चाहिए क्योंकि भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर नहीं होगा। भारत आपका हो जाएगा यहाँ से अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद आपका आएगा जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, भारत करीब यहाँ पर 8वें-9वें नंबर पर आएगा, है ना। यहाँ से ये करीब चौथे स्थान पर नहीं होगा। चौथे स्थान पर कौन होगा? चौथे स्थान पर होगा, पहले में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दूसरे में जापान, तीसरे में चीन, चौथे में जर्मनी, है ना, चौथे में जर्मनी होगा, पाँचवें में फ्रांस, छठे में UK, सातवें में इटली, आठवें में भारत आएगा, राइट, याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों बातें गलत हैं। 47 का आंसर क्या होगा? यहाँ से C, दोनों गलत हैं। 48, निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्मों के लिए चालू खाता, खुदरा ऋण, प्रीपेड कार्ड जारी करना, ये जो सेवाएं हैं भारत के भुगतान बैंकों द्वारा कौन सी प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 48 का, ये प्रदान की जाती है। एक तो पहला, फर्मों के लिए यहाँ पर चालू खाता, राइट, उसके बाद प्रीपेड कार्ड जारी करना, खुदरा ऋण यहाँ पर नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गैर जो बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, ये किराया खरीद, लीज आदि के लिए यहाँ पर सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ ऋण प्रदान कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ओनली 1 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 48 का C। 49 नंबर है, भारत में लघु वित्त बैंक के संबंध में विचार करना है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होती हैं।
पहली बात क्या होती है? पहली बात यहाँ से हो जाएगी इसकी, करेक्ट है ये। दूसरा, ये जमा स्वीकार करते हैं और असेवित एवं अल्पसेवित वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं होती है। गलत है, क्योंकि इनको अनिवार्यता होती है ना, ये बोला नहीं होती तो गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो ये भुगतान बैंक स्थापना से लगभग स्थापित ही किए गए थे और ये मौजूदा वाणिज्यिक बैंक पर लागू RBI सभी यहाँ पर विवेकपूर्ण मानदंड उसके विनिमय को अधीन होते हैं, जैसे नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात का रखरखाव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। सही पूछा है तो 49 का आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 1 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों को वैधानिक तरलता अनुपात SLR के मानदंड को बनाए रखना चाहिए? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंक, तीनों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे 50 के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो वित्तीय संस्थान है इसको वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR मानदंड बनाए रखने के लिए अनिवार्य रखना होता है, तीनों, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां था, इसका मैंने पार्ट 1 आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इसका कल, 50 क्वेश्चन बचे हुए, फिर उसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8वें को। टेस्ट नंबर 8वां से करेंगे, फिर टेस्ट नंबर 9 ऐसे करके रोज एक 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से पूरा करीब यहाँ से जो टेस्ट होगा इसके वो कवर कर पाएंगे हम लोग, राइट। बाकी जो भी टॉपिक आए वो टॉपिक आपको जो थोड़े थोड़े मिस्टेक लग रहे हैं, नहीं समझ आए, वो क्या करने, डीप टॉपिक उठा के जाके आपको टॉपिक जैसे बुक है आपकी जो यहाँ से बुक आती है संजीव वर्मा की, उस बुक से उठा के इसको कवर करना है। काफ़ी अच्छी बुक है वो, एक एक टॉपिक आपको मिलेंगे, राइट। अगर बुक आपके पास नहीं है तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वीडियो देखोगे यहाँ पर साइड में शो हो रहा होगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा होगा, यहाँ पर बुक शो करेगा इकोनॉमिक की, तो आप बुक अपना ऑर्डर कर सकते हो। कुछ पेपर्स होंगे वो भी ऑर्डर कर सकते हो जो आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो कुछ डाउट रहेगा प्लीज कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।